अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, और अगर आप नॉन लॉ बैकग्राउंड से हो तब भी ये टर्म जानना चाह रहे हैं तो आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो इस वीडियो में मैं FIR से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, तो आप प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर अपन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को एक लेमैन की टर्म में समझें, तो जब भी आपने कहीं देखा होगा कि अगर कोई आपका दोस्त किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा या आपके घर में चोरी हो गई होगी, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर को आपके साथ जो भी हुआ आप उस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देंगे। पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को अपनी डायरी में नोट करेगा। इसको अपन सबको पता है कि ये FIR हो गई, आप गए पुलिस स्टेशन और आपने लिखवा दी। लेकिन अगर आपको FIR को और अच्छे से जानना है तो अपन को जाना पड़ेगा सेक्शन 154 ऑफ CRPC के। एज सच CRPC में कोई भी FIR की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन सेक्शन 154 में जब मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन, तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का नेचर क्या होना चाहिए, वो आपको 154 में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब अपन देखते हैं सेक्शन 154 में FIR को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वो सेक्शन क्या बोलता है कि जब भी ऐसी कोई पहली इंफॉर्मेशन या तो विक्टिम के द्वारा या विक्टिम के बिहाफ में किसी ने पुलिस ऑफिसर को दी हुई हो, जब किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो। अब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये कि कोई एक ऐसा सीरियस नेचर का ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट या विदाउट एनी वारंट डायरेक्टली जाके एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। अब अपन FIR के नेचर को सेक्शन 154 के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। पहला तो ये कि जब भी विक्टिम या विक्टिम के बिहाफ में कोई भी पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको ऑथराइज है उसी डायरी में वो लोग नोट करेंगे। दूसरा ये कि जो भी उन्होंने नोट किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देंगे। तीसरा ये कि जब भी वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो हमेशा मेक श्योर करेंगे कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो उस कॉपी को या उस जिसमें भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी है उसमें साइन करें। अगर कोई इंफॉर्मेंट उस चीज को साइन करने से इनकार कर देता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं अंडर सेक्शन 180 ऑफ IPC। आप जाके देखेंगे IPC की 180 सेक्शन, तो आपको उसमें से काफी अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट ये कि अगर कोई इंफॉर्मेंट कोई वुमेन है और उसके अगेंस्ट सेक्शन जो आपको यहाँ मेंशन किया है वो उसके अगेंस्ट हुआ है, तो ये ड्यूटी है कि कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही वो केस रजिस्टर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप FIR फाइल कहाँ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ किसी ने मारपीट की है और आप डायरेक्टली चले गए अपने घर, और घर के पास जो आपके पास पुलिस स्टेशन है आपने वहां जाके रिपोर्ट लिखवा दी, उनके पास जहां ऑफेंस कमिट हुआ है उनके पास वहां का जुडिक्शन नहीं है, तब भी वो आपका केस रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। वो इसी चीज प्रोसीजर को अपन 0 FIR कहते हैं। पुलिस ऑफिसर ऐसे 0 सीरियल नंबर से वो केस रजिस्टर करता है और कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके उस चीज को ट्रांसफर कर देता है। तो वैसे तो जहां ऑफेंस कमिट हुआ है आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी FIR लिखवानी होगी। नेक्स्ट है कि अगर तब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपके FIR को रजिस्टर करने से मना कर दे तो आपके पास उसके लिए क्या रेमेडीज रहेंगी, वो भी आपको सेक्शन 154 में प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सेक्शन 154 सबसेक्शन 3, वो क्या बोलता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपका रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, या कोई और रीजन हो, तब आप क्या कर सकते हैं? आप उसी पुलिस स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके अपनी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। और अगर उस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल नेचर की है, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगेंगे या किसी और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि अब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। दूसरी रेमेडी क्या है आपके पास कि ये कि आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, जहां पे मजिस्ट्रेट अपनी पावर अंडर सेक्शन 190 के अंदर एक्सरसाइज करके वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है।
तो ये 2 रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपके एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दिया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा इंफॉर्मेंट मेक श्योर करे कि जब भी वो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दे तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किसी से सुन के आ रहा हो या उसने कहा कि चल ठीक है तेरे बिहाफ में तू मत जा मैं कर दूंगा तेरे बिहाफ में एफआईआर, तो अपने मन से उसने एफआईआर कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जब भी पुलिस ऑफिसर के पास जाए तो वो ऑथेंटिक हो, रियल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि एफआईआर से रिलेटेड कितने लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, तो उससे आपको एफआईआर से रिलेटेड और क्लैरिटी होगी। तो वो अपन केस लॉ समझते हैं। सबसे पहला केस जो अपन डील कर रहे हैं वो है सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013। इस केस में मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफआईआर को प्रोहिबिट किया गया था ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, आप गए एफआईआर लिखवाने के लिए, आपने एफआईआर लिखवा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फादर भी जाके एफआईआर लिखवा रहे हैं, आपके ब्रदर भी जाके एफआईआर लिखवा रहे हैं उसी इंसिडेंट में। तो उस चीज को इस केस में प्रोहिबिट किया गया है। सेकेंड केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश 2014। इस केस का जो इशू है वो ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर बाउंड है ऐसे इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के लिए जो एक कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, या पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो पहले इंक्वायरी करेगी कि हाँ ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल नेचर का है, उसके बाद जाके वो एफआईआर रजिस्टर करेगी। अब इस केस के फैक्ट्स जानते हैं। इस केस में जो पिटिशनर है ललिता कुमारी, वो एक माइनर है हु हैज बीन किडनैप्ड। तो इस केस में जो उनके फादर हैं, जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं इस चीज की एफआईआर लिखवाने के लिए, तब पुलिस ऑफिसर उनकी रिपोर्ट वो रजिस्टर नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके पास फिर रेमेडी क्या रहती है, वो जा सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। तो फिर वो वहां जाते हैं और सुपरिटेंडेंट एफआईआर दर्ज भी करता है, रजिस्टर भी करता है, पर उसके बाद भी कोई वो लोग एज सच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट उनके फादर रिट पिटीशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32 हैबिस कॉर्पस की, कि उनकी बच्ची किडनैप हो गई है और उसी की प्रोटेक्शन के लिए वही रिट पिटीशन लगाते हैं। इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ये करता है कि जो सेक्शन 154 है उसमें जो शेल वर्ड का यूज हुआ है उसका मतलब ये है कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आपको इस चीज में कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल है तो उसका रजिस्टर करना उसको कंपलसरी है। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फर्स्ट कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है इस चीज में अगर वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो, और इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेक्शन 154 में जो शेल का वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब यही है कि पहले आप रजिस्टर करेंगे इंफॉर्मेशन एंड देन आप अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं समझ में आ रही है कि यार ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तब उस केस में आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विदिन 7 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी केसेस को मेंशन किया है जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले करना जरूरी है। वो केसेस हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल ऑफेंसेस या मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, करप्शन केसेस और ऐसे केसेस जहां पे 3 महीने का डिले हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and also don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for listening, guys.